नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 के बारे में। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की। किस पब्लिकेशन की? परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं पर्यावरण। दोस्तों, पिछले वीडियो में चर्चा की थी उपग्रह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कक्षाओं की चर्चा हमने करी थी और बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप सभी से काफी सारे प्रश्न पूछे थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके आंसर भी दिए थे। तो जो आंसर करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है ही, उनका रिवीजन होता है, वो चीजें बिल्कुल एकदम पक्की हो जाती हैं। दूसरा फायदा ये है कि उनके कारण दूसरे विद्यार्थियों का भी भला होता है जो कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। ठीक। और तीसरी जो खास बात मुझे कमेंट की लगती है, या जो उनको समझना चाहिए, कि उनके कमेंट्स के कारण, उनके एप्रिसिएशन के कारण ही मैं इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए ला पाता हूं, जिनसे सारे विद्यार्थियों को फायदा होता है जो प्रश्न के उत्तर भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वे विद्यार्थी यह सोच सकते हैं जो आंसर नहीं करते, जो वीडियो को लाइक नहीं करते, कि जो वीडियो उनको उपलब्ध हो रही है उसमें मेरी मेहनत तो है ही, साथ ही साथ उन विद्यार्थियों का भी अहम योगदान है जो मेरे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न के जवाब देते हैं, क्योंकि उससे ही मुझे मनोबल मिलता है। ठीक है। इस वीडियो में शुरुआत हमें कहां से करनी है? शुरुआत करनी है प्रक्षेपण यान तकनीक से, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एसएलवी की, एएसएलवी की, पीएसएलवी की, जीएसएलवी की और आरएलवी की। एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? इनकी फुल फॉर्म एकदम बेसिक चीज है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड आरएलवी आर फॉर रीयूजेबल। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले हम फुल फॉर्म को ध्यान रखें, उसके बाद जो बाकी की विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करनी है। तो क्रमशः हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं एसएलवी से, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से। ध्यान रखना है फुल फॉर्म। इसका सफल परीक्षण सबसे पहले कब किया गया? वर्ष 1980 में किया गया। कब हुआ? वर्ष 1980 में। किसका सफल परीक्षण हुआ? एसएलवी का सफल परीक्षण हुआ। ठीक। लॉन्चिंग व्हीकल है, तो व्हीकल है, फ्यूल भी डलता होगा। तो फ्यूल दोस्तों जो इसमें डलता है तो 4 चरणों में इसमें होता है। यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, इस प्रक्षेपण यान में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और चारों में दोस्तों ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है एसएलवी के परिप्रेक्ष्य में। अब यह कितने किलोग्राम भार तक के उपग्रह को अपने ऊपर रखकर कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 40 किलोग्राम तक के भार के उपग्रह को जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एसएलवी है वह एलईओ अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न स्तरीय पृथ्वी की कक्षा तक ले जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, रोहिणी उपग्रह 1980 में इसी से लॉन्च किया गया था। रोहिणी उपग्रह, कौन सा उपग्रह? रोहिणी। अब आपको बताना है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो कितने से कितने रेंज की ऊंचाई पर होती है, जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है और जो ऊपर की कक्षाएं हैं उनकी जो रेंज मैंने आपको बताई थी 200 से 2000 है कि 300 से 3000 है, कितनी है ये कमेंट सेक्शन में बताएं। एसएलवी के कंटेक्स्ट में क्या याद रखना है? सफल परीक्षण 1980, 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस ईंधन का उपयोग होता है। कितने किलोग्राम का, कहां तक उपग्रह ले जाता है? तो 40 किलोग्राम भार का लो अर्थ ऑर्बिट या पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। उम्मीद है ये छोटी छोटी मगर मोटी 3-4 बातें जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है एसएलवी के संदर्भ में आपको याद रहेंगी आपके एग्जाम तक। ठीक। फिर बात करते हैं
ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की। दोस्तों यहां पर हिंदी में भी ऑग्यूमेंटेड कर दिया, इसका हिंदी मतलब होता है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। दोस्तों सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान, हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना। अब एसएलवी था तो सीधा उपग्रह प्रक्षेपण यान, अब एएसएलवी है तो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसको आप इस प्रकार से हिंदी में ध्यान रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में दे दिया फिर तो आप बोलोगे सर हिंदी में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पहली बार प्रश्न में ही अवतरित हुआ हिंदी का उच्चारण। ऐसा नहीं करना है, हिंदी में भी ध्यान रखना है। दोस्तों यह SLV3 का संवर्धित रूप था, जब संवर्धित था तो यह ऑगमेंटेड हो गया। ठीक है, फिर उन्हीं सारे बेंचमार्क पर बात करनी है। SLV था 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान। क्या? SLV 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान था। ASLV कितने चरण वाला है? 5 चरण वाला है। दोस्तों जैसे जैसे ग्रोथ होगी चरण नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, यहां पर है ऐसी चीज, एक अलग बात है कि SLV में 4 चरण थे, ASLV में 5 हो गए, PSLV में 6 नहीं होंगे दोस्तों, PSLV में वापस से 4 हो जाएंगे। फिर GSLV में कितने होंगे अभी पता हो तो बता दे, आगे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें, आगे सारी बातों पर चर्चा होनी है। ठीक, SLV3 का संवर्धित रूप था ASLV। इसमें दोस्तों 5 चरण होते थे, 5 चरण वाला प्रक्षेपण यान है और इसमें ठोस ईंधन का उपयोग होता है। किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब भाई कितने भार का उपग्रह कितनी दूरी तक ले जा सकता है? SLV 40 किलोग्राम तक के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। यदि हम बात करें ASLV की तो दोस्तों जो ASLV है 150 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस ईंधन का ही उपयोग किया जाता है जैसा कि SLV में किया जाता था। अब आप कहेंगे सर आप इतनी सारी बार सेम बातों को रिपीट क्यों कर रहे हैं? ताकि दोस्तों यदि मैं 2-3 बार यहां पढ़ दूंगा तो हो सकता है आपको बिना रिवीजन के एग्जाम तक याद रखे। मैं जोर दे देकर आपसे बातें कर रहा हूं इसलिए ताकि एग्जाम तक आपको ध्यान रहे, जिसे हम हिंदी में निपात कहते हैं। राम को घूमने जाना चाहिए, राम को घूमने जाना ही चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस में अब मुझे आप बताएं निपात क्या है? ये प्रश्न भी मैं आपसे पूछ सकता हूं। मैंने कल ही कहा था कि मैं आपको जो प्रश्न पूछूंगा सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से भी पूछूंगा। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और नहीं पता हो तो विकल्प नहीं है आपके पास, आप सर्च करके आंसर बताएं। हालांकि मैं आपको नहीं देख रहा आप आंसर दे रहे कि नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसी मेरी जिम्मेदारी बनती है बीच बीच में आपको याद दिलाते रहें चीजों को, क्वेश्चन पूछते रहें, आपका रिवीजन होता रहे। तो आपका दायित्व भी बनता है कि जब कोई इतनी बार आपसे प्रश्न पूछे और जब आपकी हित में हो उनका आंसर देना तो आपको जरूर कर देना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि जो ASLV है यह प्रक्षेपण यान यदि अपने मार्ग से भटक जाता है तो भाई मार्ग से भटक जाएगा तो जहां भेजना है वहीं नहीं जाएगा, कुछ नुकसान भी कर सकता है। तो इसमें ऐसी टेक्निक थी कि यदि अपने मार्ग से डाइवर्ट होगा या भटकेगा तो आप उसे वहीं समाप्त कर सकते हो। ये टेक्निक थी ASLV में। ठीक, कौन कौन सी 4-5 बातें याद करनी है? संवर्धित रूप था SLV3 का, 5 चरणों का ये यान है जिसमें ठोस ईंधन का उपयोग होता है और 150 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को LEO तक ले जा सकता है। कौन? ASLV। ठीक है, फिर बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, PSLV की। ठीक, अब हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, हिंदी नाम भी याद रखें। इसका विकास भी दोस्तों याद रखना है 1993 में किया गया। दोस्तों बीच बीच में मैं वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चाएं भी कर लेता हूं क्योंकि अलग से तो चर्चा होती नहीं है, तो वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर लेता हूं। आप भी कमेंट के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पढ़ता हूं जब तो रिप्लाई जरूर करता हूं। अब मेरा जो डिवाइस है मैं आपको इसका वीडियो भी बना दूंगा यदि आप चाहें कि मैं किस प्रकार से आपको वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मेरा सेटअप कैसा होता है। कुछ खास नहीं होता, एक नॉर्मल सा डिवाइस होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हाँ, बात क्या कर रहे थे, जो आपके कमेंट हैं, जो मेरा डिवाइस है, मुझे आपके यदि डायरेक्टली बात करें तो सिर्फ आपके जो 3
लेटेस्ट कमेंट होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसके पहले के सारे कमेंट ढक जाते हैं, उन्हें देखने के लिए अलग से कमेंट सेक्शन में जाना होता है। यह हर डिवाइस का फॉर्मेट है YT स्टूडियो का। अब आप कहेंगे सर YT स्टूडियो क्या होता है? जिनका भी यूट्यूब चैनल होता है वहाँ की जो स्थिति है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको YT स्टूडियो में दिखाई देती हैं। इसको हम यूट्यूब स्टूडियो भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे 3 कमेंट दिखते हैं लेटेस्ट, जो ऊपरी तौर पे हम बात करें तो अलग से मुझे कमेंट सेक्शन में जाना होता है। उसके लिए यदि मुझे सारे कमेंट देखने हैं तो 3 कमेंट होते हैं, मुझे वो दिख जाते हैं। उसके आधार पर मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारे चैनल पर हवाएं किस दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहें, मैं आपसे वीडियो के माध्यम से बात करूंगा, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं। PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, कब इसका विकास हुआ? 1993 में इसका विकास हुआ, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण विमान है दोस्तों, याद रखें। यह प्रक्षेपण यान 1600 किलोग्राम तक के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में तथा हल्के भार वाले, मतलब कम वजन वाले 40 से 150 किलोग्राम वाले उपग्रह को GEO कक्षा में स्थापित कर सकता है। अब दोस्तों GEO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें भी 2 प्रकार की कक्षाएं हमने बात करी थी, उनके फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि भारी होगा 1600 किलोग्राम तक के उपग्रह को तो ये भेज देगा LEO में। यदि 1600 किलोग्राम से कम वजन के उपग्रह होंगे तो दोस्तों GEO तक भेज देगा। अब दोस्तों SLV में 4 चरण थे, ASLV में 5 चरण और PSLV में दोस्तों फिर 4 चरण हैं। तो ये बात गलत साबित होती है यदि आप ऐसा सोच रहे हैं जैसी टेक्निक बढ़ती जाएगी चरण बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। PSLV में 4 हो गए, ठीक। अब PSLV जो है उसमें कितने चरण हैं? तो PSLV प्रक्षेपण यान है, उसमें 4 चरण हैं, ठीक है। अब 4 चरण है, आपको ध्यान रखना है। बाकी जो SLV और ASLV थे उनमें ऐसा होता था कि ठोस ईंधन का उपयोग होता था, लेकिन PSLV में दोस्तों वैरायटी है। जो पहला और तीसरा चरण है इसमें सॉलिड या ठोस ईंधन का उपयोग होता है। जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें लिक्विड या द्रव ईंधन का प्रयोग होता है। S फॉर सॉलिड मतलब ठोस, L फॉर लिक्विड मतलब द्रव। याद रखें PSLV 4 चरणों का प्रक्षेपण यान है। पहले तीसरे चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चौथे चरण में द्रव ईंधन का उपयोग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये चर्चा तुमने कर ली है, अब बात करते हैं इसकी दक्षता, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। दुनिया में सबसे अधिक है, यह विश्व का ऐसा प्रक्षेपण यान है जिसकी सफलता दर सबसे अधिक है। यदि आप जानते हैं तो आप हमें बताएं, भारत ने अब तक PSLV से कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं या कितने मिशन किए हैं और उनमें से सफल कितने हुए हैं? यदि आपको इस बारे में जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जानकारी नहीं है तो सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक। यदि बात करें हमने इससे कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं तो इसमें शामिल है कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, चंद्रयान। PSLV सेकेंड से या C11 भी पढ़ते हैं कुछ लोग, इससे लॉन्च किया कब? 2008 में। ये डेट आपको याद है, डेट भी बताएं। मंगल मिशन दोस्तों 2013 में PSLV C25 से किया, ठीक। याद रखें कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, इनका उद्देश्य क्या था? आपको उद्देश्य भी बताना है कि कार्टोसैट और रिसोर्ससैट का जो प्रक्षेपण इसरो ने किया था उसका उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों के तहत इन उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। दोस्तों मैं आपको वीडियो तो बना रहा हूं, लेकिन अब जैसा कई बार ऐसा हो चुका है तो मुझे संदेह रहता है कि आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। जैसे ही मैं वीडियो को कंप्लीट करके सेव करता हूं सबसे पहले मैं आवाज चेक करता हूं कि यार आवाज रिकॉर्ड हुई कि नहीं। जैसे मुझे आवाज आती है तो हाँ थोड़ी गहरी सांस लेता हूं, थैंक गॉड आवाज रिकॉर्ड हुई है, अदरवाइज फिर पूरी मेहनत पानी पानी हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, मैंने अभी आपसे शायद शेयर करी ये चीज, ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों हम कहेगी GSLV की, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक। अब आप कहेंगे सर जियो सिंक्रोनस का हिंदी क्या है? दोस्तों 2 चीजें होती है, एक होता है जियो स्टेशनरी, इसे हिंदी में कहते हैं भू स्थिर कक्षा, और एक होती है जियो सिंक्रोनस, इसे कहते हैं भू तुल्यकालिक कक्षा। अब यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मान लो हमारी ये पृथ्वी है, इन दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर होगी, ऊंचाई समान होगी तल से। अब आपको बताना है कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या अंतर है।
ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। काफी सारे विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, इवन सिलेक्शन के बाद भी इन चीजों में कंफ्यूजन रहता है। यदि आपके पास कंफ्यूजन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर करें। यदि आपको आंसर जानना है तो ये भी कमेंट में बताएं आप कि हाँ सर आप ही इस बारे में मुझे बताएं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कब, जब उन 3 कमेंट में मुझे ऐसा कोई कमेंट दिखेगा, और बार बार दिखेगा तो तुरंत वीडियो बनाया जाएगा, 2 मिनट का भले बने लेकिन बनाया जाएगा। ठीक, बात करनी है जीएसएलवी की, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, जीएसएलवी का विकास 2001 में किया गया था। इसका प्रयोग जीसैट श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया था। 3 चरणों वाला रॉकेट है दोस्तों। बात की हमने एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी की। अब बारी आ गई जीएसएलवी की। एसएलवी 4 चरण, एएसएलवी 5 चरण, पीएसएलवी 4 चरण, जीएसएलवी 3 चरण। याद रखना है। अब और क्या याद रखना है, जो जीएसएलवी है दोस्तों, जीएसएलवी, इसमें चरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहले चरण में दोस्तों इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड ईंधन होता है। दूसरे में लिक्विड और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लें, बहुत काम में आने वाली है। ठीक, अब बात करते हैं क्रायोजेनिक टेक्निक की। इसमें क्या होता है, अत्यंत निम्न ताप पर प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -253 डिग्री सेंटीग्रेड, एवं द्रव ऑक्सीजन जिसका टेम्परेचर होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है। इतने कम टेम्परेचर वाली टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक टेक्निक। इस बात को आप ध्यान रखें। और जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं उन बिंदुओं को तो ध्यान रख ही लेना है। अब थोड़ा सा हम चलाते हैं यहाँ पर सफाई अभियान, ताकि हम अपनी आगे की चर्चा को आगे बढ़ा सके। दोस्तों वीडियो की लंबाई हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बीच में चेक करना होता है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, वो वीडियो को सेव करने के बाद ही पता चलता है। तो हमारी वीडियो की जो लेंथ है 25-30 मिनट से ज़्यादा की फिलहाल तो नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक बार वीडियो खराब हुआ तो बहुत अफसोस होता है उस बात का कि काश पहले चेक कर लेते। तो चेक करने के बाद भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं हर बार चेक करता हूँ 1 मिनट के लिए कि यार आवाज़ आ रही है कि नहीं, उसके बाद भी टेक्निकल फॉल्ट सामने आ जाए जिसके बारे में हमें अंदेशा ही ना हो, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है और बहुत हताशा होती है कि ऐसा हो गया। मतलब बहुत मेहनत लगती है, इतना बोलना होता है। अब चलो बात कर लेते हैं हम जीएसएलवी है या बाकी चीज़ों की। पीएसएलवी में दोस्तों क्या था, 1600 किलोग्राम तक के उपग्रह को आप एलईओ में ले जाते थे, और इससे कम या कम वजन के उपग्रह को जीटीओ में ले जाते थे। जीटीओ का फुल फॉर्म भी आप बताएं। वो दोस्तों जीटीए नहीं है, ठीक है, जीटीओ की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे जीएसएलवी की। तो इसमें क्या होता है, आप 4000 किलोग्राम क्षमता के उपग्रह को भू स्थिर कक्षा या तुल्यकालिक कक्षा, और 10,000 किलोग्राम क्षमता के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है, और दोस्तों यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न बन सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक हमने कहां से ली। एक ऑप्शन एक देश, दूसरा ऑप्शन दूसरा देश, तीसरा ऑप्शन स्वदेशी, चौथा ऑप्शन कोई नहीं या चौथा देश। तो कोई नहीं तो हो नहीं सकता, अपने आप तो पैदा होनी गई क्रायोजेनिक टेक्निक। तो 3 दूसरे देश होंगे, एक स्वदेश होगा। तो हमारा प्यारा भारत स्वदेश आपको टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन है। इस बात को ध्यान रखें। पीएसएलवी में दोस्तों क्या था, 1600 किलोग्राम भार था एलईओ के लिए, उससे कम था जीटीओ के लिए। या हम बात करें तो ये भूस्थिर कक्षा की वही सब होती है, भूस्थिर भूतुल्यकालिक कक्षाएं। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। सिर्फ अंतर पूछ रखा मैंने आपसे कि आखिर ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये 2 कक्षाएं होंगी, तो कौन से को हम जियो स्टेशनरी बोल देंगे, किसको हम जियो सिंक्रोनस बोल देंगे यार, किसको हम भूस्थिर कहेंगे, किसको हम भूतुल्यकालिक कहेंगे। प्रभु इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत महत्वपूर्ण चीज और कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। आप कमेंट में आंसर देंगे तो मुझे पता लगेगा आपको पता है। आप आंसर नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा आपने आंसर नहीं किया, लेकिन आप पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको नहीं पता, मुझे ही जानकारी देनी पड़ेगी। इतना तो आप समझ लें, आपके भले की बात है, ठीक है। क्या समझ गए होंगे। एसएलवी में दोस्तों 40 किलोग्राम की बात थी, एलईओ तक के लिए रिवीजन कर लेते हैं। एएसएलवी में दोस्तों 150 किलोग्राम तक की बात थी। पीएसएलवी में 1600 किलोग्राम की बात थी एलईओ तक, और कम वाले को जीटीओ तक। फिर जीटीओ मतलब वही समझ लें आप, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। फिर जीएसएलवी की बात जब आती है
तो 4000 किलोग्राम तक को वो वहां तक पहुंचा देगा भूस्तर कक्षा 36,000 किलोमीटर वाली। हमने चर्चा करी थी कक्षाओं में कि कौन कौन सी होती हैं, निम्न, मध्य और उच्च वाली। तो 36,000 किलोमीटर तक की बात चल रही है दोस्तों, यहाँ पर भूस्तर कक्षा वहीं पर होती है, याद रखना आप। ठीक, और फिर दोस्तों 10,000 किलोग्राम तक को एलईओ में स्थापित कर दिया। कौन? जीएसएलवी। 3 चरण, पहला ठोस, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक भारत की टेक्निक है, इस बात को आप ध्यान रखें। कब बना था जीएसएलवी? 2001 में विकास हुआ था, इसको भी ध्यान रख लें। ठीक है, फिर बात करते हैं उदाहरण की। दोस्तों जीएसएलवी मार्क 1 रूस का क्रायोजेनिक इंजन। जीएसएलवी मार्क यहां लिखा नहीं है, चंद्रयान 2, यह दोनों स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। यहां सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक, आपको इतना याद रखें, क्रायोजेनिक इंजन जो हम यूज करते हैं जीएसएलवी में स्वदेश निर्मित है। ठीक है, अब बात करते हैं आरएलवी की, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब हिंदी में क्या बोलेंगे आप कहेंगे, तो हिंदी बना लेते हैं। पुनः प्रयोज्य उपग्रह प्रक्षेपण यान। रीयूजेबल को तो यही बोलेंगे हम, आपको कोई बढ़िया शब्द मिल रहा है तो आप बता दें। इस प्रकार के प्रक्षेपण यान का हम कई बार उपयोग कर लेते हैं, तो मेन सिस्टम हो तो वापस आ जाता है। ठीक है, सैनिक इंजन के स्थान पर स्क्रेमजेट, रैमजेट टेक्निक का उपयोग करते हैं। किस समय? रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। यदि इस प्रक्षेपण यान का विकास भारत कर लेता है तो वह मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रख लें। अब बात करें भारत के प्रमुख उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान की, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आर्यभट्ट की। दोस्तों स्वदेशी तकनीक पर निर्मित भारत का सबसे पहला उपग्रह है। कब? 19 अप्रैल 1975। इस डेट को ना भूलें दोस्तों, अपना बर्थडे भूल जाएं, इस डेट को ना भूलें। प्रश्न आएगा आपके जन्मदिन पर, फिलहाल तो नहीं बनेगा। कोई ऐतिहासिक कार्य आप महान कार्य कर लेते तो बन जाएगा। ठीक है, यदि अभी भी कर रखा होगा तो बन सकता है। इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं, बर्थडे भूल जाएं, इसको ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसे रूस के अंतरिक्ष केंद्र इंटर कॉस्मोस, अभी कॉस्मोस याद रखें कहां का है, रूस का है, यहां से प्रक्षेपित किया था 19 अप्रैल 75। और रोहिणी भारत की भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रोहिणी भारत की भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह था, इस बात को आप ध्यान रखें। दोस्तों इसे वर्ष 1979-80 में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी उपग्रह को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से वर्ष 1979-80 में प्रक्षेपित किया गया था। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो रोहिणी सैटेलाइट थी वह भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला भारत का पहला उपग्रह था। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आर्यभट्ट था वो भारत का पहला उपग्रह, भारत की पहली सैटेलाइट तो थी लेकिन वो भारतीय भूमि से नहीं छोड़ी गई थी। उस समय भारतीयों के पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी कि हम खुद के उपग्रह को अपने देश से ही छोड़ पाए। हमने किसका सहारा लिया था? हमने सहारा लिया था रूस के अंतरिक्ष केंद्र इंटर कॉस्मोस का। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसके साथ अर्थात रोहिणी के साथ ही 1980 में भारत अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने वाला छठवां देश बन गया। क्या ध्यान रखना है? भारत अंतरिक्ष क्लब में कब शामिल हुआ? वर्ष 1980 में शामिल हुआ और इस समय दुनिया का यह छठवां देश था जो इस क्लब में शामिल हुआ था। फिर बात करते हैं एप्पल की। ये आईफोन वाला एप्पल नहीं है दोस्तों। भूस्थितिक कक्षा बताएं, ये कक्षा कौन सी कहलाती है? ये साफ हो गया। भूस्थितिक कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला संचार उपग्रह था कौन सा? एप्पल। ठीक, 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित हुआ। फ्रेंच गुयाना किस देश में है ये बताएं। मैटसेट भारत का पहला मौसम संबंधित उपग्रह था। वर्ष 2002 को पीएसएलवी द्वारा भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा में से भेजा गया था। यदि हम बात करें दोस्तों भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री
कल्पना चावला की स्मृति में मैडसेट का नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें चर्चा करनी है एड्यूसेट के बारे में, जिसे हिंदी में एजुसेट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यह क्या था? शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह था। कौन सा? एजुसेट। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वर्ष 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। अब श्रीहरिकोटा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इस बात को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हैमसेट की। दोस्तों रेडियो सेवा संबंधी सेवा उपलब्ध करवाने वाला उपग्रह था हैमसेट। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपसे पूछा है कि जो अलग अलग उपग्रह कार्टोसैट, एजुसेट, रिसोर्ससेट ये सारे प्रक्षेपित किए गए हैं, इनको किस उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये यही उद्देश्य हैं। जैसे हैमसेट दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? रेडियो सेवा के संबंध में सर्विसेज उपलब्ध करवाना। इसे दोस्तों PSLV C6 के द्वारा भेजा गया था वर्ष 2005 में। आप इस लाइन को याद ना रखें तो भी चलेगा, लेकिन इस लाइन को यदि आप भूल जाते हैं तो दोस्तों खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है कि हैमसेट किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? रेडियो सेवा संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया था। इस बात को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों कार्टोसैट की यदि हम बात करें तो यह भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह है, पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कौन सा? कार्टोसैट। इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों। यह कक्षीय त्रिबिंब प्रतिबिंब प्रदान करने में सक्षम है। ये बात आप ध्यान रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज इतना जरूर याद रखें, जो कार्टोसैट सैटेलाइट है या उपग्रह है वह सुदूर संवेदी उपग्रह है दोस्तों। इससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं इनका उपयोग वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानचित्रीय अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग करते हैं। दुनिया भर में जो मानचित्र के संबंध में आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है कार्टोसैट। सुदूर संवेदी सैटेलाइट है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं मेगाट्रॉपिक्स की। यह भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2011 में प्रक्षेपित किया गया। सबसे पहले मेगाट्रॉपिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। यह हमारे प्यारे देश भारत एवं फ्रांस दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट था। कौन सा उपग्रह? मेगाट्रॉपिक्स। उद्देश्य क्या था? मौसम, जलवाष्प, आर्द्रता एवं वायुमंडल की परतों का अध्ययन करना, यह उद्देश्य था मेगाट्रॉपिक्स सैटेलाइट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम चंद्रयान 1 की। तो दोस्तों जो चंद्रयान 1 मिशन था उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि चंद्रमा के लिए समर्पित होगा। और पहला मिशन था भारत का जो चंद्रमा के लिए प्रक्षेपित किया गया था। वहां के जो वातावरण का अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन है, तमाम सारी बातों पर अनुसंधान करने के लिए हमने चंद्रयान 1 को भेजा था। कहां से भेजा था? श्रीहरिकोटा से भेजा था। किस राज्य में है और यहाँ पर कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताएं। कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। मैं आपसे कहता हूं कुछ डेट ऐसी है आप अपना जन्मदिन भूल जाएं, उन डेट को नहीं भूलना यदि आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 प्रक्षेपित हुआ था। कहां से? श्रीहरिकोटा से। 18 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और 2009 तक सक्रिय रहा। ये सारी चीजें याद रखें ना रखें, लेकिन प्रक्षेपित कब हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक। और इसी के साथ भारत चंद्रमा पर यान भेजने वाला छठवां देश बना। दोस्तों अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने वाला भी भारत छठवां देश बना था। आपको बताना है कि भारत अंतरिक्ष क्लब में किस वर्ष शामिल हुआ था। फिर बात करते हैं चंद्रयान 2 की। दोस्तों 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 1, 22 अक्टूबर, चंद्रयान 2 22 जुलाई, चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 और 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2। कहां से? वहीं से। कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। दोस्तों मैं ही आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है या स्थित है। जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वो GSLV Mark 3
प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजा गया था। जीएसएलवी का फुल फॉर्म मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है, आप टाइप कर दें अपनी उंगलियों से कमेंट सेक्शन में कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कितने चरणों का प्रक्षेपण यान है, किस प्रकार का ईंधन का उपयोग होता है, कितने वजन के उपग्रह को जीटीओ तक और कितने वजन के उपग्रह को एलईओ तक स्थापित कर सकता है, इस बारे में जानकारी कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है दोस्तों, 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था किसने? चंद्रयान-2 ने। परंतु चंद्रमा पर उतरने के दौरान 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था और हमें निराशा हाथ लगी थी, किंतु फिर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा प्यारा भारत दुनिया का पहला देश बन गया था चंद्रयान मिशन 2 के साथ। ठीक, चंद्रयान-2 में लैंडर जिसका नाम विक्रम था, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था, इनका उपयोग किया गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रयान-2 में विक्रम का उपयोग किया गया था, यह चंद्रयान-2 में लगा कौन सा डिवाइस था? तो आपको बताना है लैंडर था। प्रज्ञान क्या था? रोवर था। अब आपको यह भी बताना है कमेंट में कि लैंडर और रोवर के काम क्या होते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात आती है चंद्रयान-3 की। किसकी? चंद्रयान-3 की। तो जिन बिंदुओं के आधार पर हमने बात करी 1 और 2 की, उनके आधार पर ही आप हमें बताएंगे चंद्रयान-3 के बारे में। जिन विद्यार्थियों ने आंसर दे दिया उनकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया और कुछ एक्स्ट्रा बिंदु पता है तो एक्स्ट्रा बातों को आप लिख दें। बाकी सारी चीजें जिन विद्यार्थियों ने पहले से ही आंसर दे दिया है उनसे ही विद्यार्थी पढ़ाई कर लेंगे उनकी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मंगलयान की या MOM मार्स ऑर्बिट मिशन की। भारत का पहला मंगलयान मिशन था, कब हुआ भाई? 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा हरिकोटा से भेजा गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। दोस्तों, भारत ऐसा दुनिया का पहला देश था जिसने अपने पहले मंगल मिशन में सफलता हासिल की। कोई भी ऐसा देश आज तक नहीं था जिसने पहली बार मंगल पर मिशन भेजा हो और सफलता प्राप्त कर ली हो। हमारा प्यारा देश भारत पहला ऐसा देश बना कि एक ही बार में इस मिशन में सफलता हासिल कर ली। इसके साथ दोस्तों, भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इसके पहले रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद हमारा चौथा नंबर था। इसके पहले 3 देश पहुंच चुके थे। अब 2024 में मंगलयान-2 को इसरो के द्वारा भेजा जाना प्रस्तावित है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने चर्चा कर ली कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मिशन थे अंतरिक्ष से संबंधित। अगले वीडियो में हम बात करेंगे या शुरुआत करेंगे GPS से और आगे अपनी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को हम यहीं पर देते हैं विराम। आपको करना क्या है? वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट की हमें नितांत आवश्यकता है। हमारे चैनल का अस्तित्व आपके सपोर्ट पर निर्भर है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतने सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवा पाएंगे, और हमारा प्रयास रहता है पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको उपलब्ध करवाएं। ठीक है, आपको भी मेहनत नहीं छोड़नी है। आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल निश्चित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाएं। जो लिस्ट आती है रिजल्ट की, उसमें अपना नाम दर्ज करवाएं। वो कब होगा? लगातार जब आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और तब तक आपको रुकना भी नहीं है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।